तो आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक बहुत लंबे सफर पर। ये कहानी है इस जमीन के असली सबसे पहले मालिकों की, एक ऐसी इंसानी प्रजाति की जो हमसे लाखों साल पहले इसी भारत को अपना घर कहते थे। ये कहानी है उनके जीने की, उनके मिट जाने की और फिर राख से एक नई उम्मीद के पैदा होने की। जरा सोचिए, 10 लाख साल से भी ज्यादा समय तक वो यहाँ के बेताज बादशाह थे। बड़ी से बड़ी बाढ़, बड़े से बड़े सूखे और विशालकाय जानवरों, सबको उन्होंने हराया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, भारत की कहानी से भी पहले, इंसानियत के सफर की एकदम शुरुआत में, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, अफ्रीका में। तो देखिए, करीब 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने पहली बार 2 पैरों पर चलना सीखा। फिर आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पहले पत्थर के औजार बनाए, जो एक बड़ी बात थी। लेकिन असली गेम चेंजर थे होमो इरेक्टस। इन्होंने आग पर काबू पाया और ये दुनिया के पहले महान खोजकर्ता बने, जो अफ्रीका की सीमाओं से बाहर निकले। और इन्हीं निडर यात्रियों का एक झुंड खाने की तलाश में बस चलता गया और एक दिन वो एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंचे, एक ऐसी जमीन जिसे आज हम भारत कहते हैं। लेकिन एक मिनट, ये वो भारत नहीं था जिसे हम और आप जानते हैं। नहीं, ये तो दानवों की धरती थी। यहां आज के हाथियों के परदादा घूमते थे, जिन्हें स्टिगोटन कहते हैं, और जिनके दांत 10-10 फीट लंबे होते थे। और नदियों में वहां ट्रक के साइज के दरियाई घोड़ों यानी हेक्साप्रोटोडॉन का राज था। और हमें कैसे पता कि वो यहां थे? इसका सबूत मिला है चेन्नई के पास अतिरमपक्कम में। वहां पत्थर के औजार मिले हैं। और जानते हैं वो कितने पुराने हैं? पूरे 15 लाख साल। ये साबित करता है कि होमो इरेक्टस यहां कितनी लंबी अवधि तक राज करते रहे। और फिर 1982 में नर्मदा घाटी में हमें उनका चेहरा भी मिल गया, एक जीवाश्म खोपड़ी जिसे वैज्ञानिकों ने नर्मदा मानव नाम दिया। ये एक मजबूत एथलीट जैसी बॉडी, शक्तिशाली जबड़े और हमारे मुकाबले छोटे माथे वाले मानव की थी। और उनका सबसे बड़ा हथियार, ये हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी। ये उनका चाकू भी था, हथौड़ा भी, मतलब सब कुछ यही था। 10 लाख साल भारत के जंगलों में इन्हीं की हुंकार गूंजती रही। इन्होंने हर मुश्किल को पार किया। उन्हें लगा होगा कि उनका राज हमेशा चलेगा, उनका वंश अमर रहेगा। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हजारों मील दूर कुदरत एक ऐसा खंजर तैयार कर रही थी जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती के ठीक नीचे एक राक्षस जाग रहा था, एक सुपर ज्वालामुखी जिसका नाम था टोबा। और जब टोबा फटा तो वो कोई आम धमाका नहीं था। उससे निकली राख का एक इतना बड़ा बादल उठा कि उसने पूरे आसमान में फैलकर सूरज को ही ढक लिया। सूरज की रोशनी के बना धरती का तापमान तेजी से गिरा। एक ज्वालामुखीय सर्दी शुरू हो गई। जंगल और नदियां तबाह हो गईं और बड़े पैमाने पर जीव जंतु मरने लगे। ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। टोबा से पहले भारत हरे भरे जंगलों, साफ नदियों और जिंदगी से भरपूर था। लेकिन धमाके के बाद ये राख से ढका एक ठंडा, बंजर, वीरान इलाका बन गया। नदियां जहरीली हो चुकी थीं और जिंदगी लगभग खत्म हो गई थी। तो अब आते हैं असली सवाल पर। जो कल तक के बादशाह थे, वो इस नई दुनिया में हार क्यों गए? पहली वजह उनका भारी भरकम शरीर। इस बंजर दुनिया में इतना खाना था ही नहीं कि उनका पेट भर सके। दूसरी वजह उनके बड़े और भारी हथियार। अब छोटे और तेज जानवरों का शिकार करने के लिए ये बिल्कुल बेकार थे। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, उनके पास भविष्य की योजना बनाने या मुश्किल वक्त के लिए खाना जमा करने की दिमागी क्षमता नहीं थी। जो उनकी ताकत थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक नई शुरुआत की तैयारी थी, क्योंकि हजारों मील दूर अफ्रीका में हमारे सीधे पूर्वज होमो सेपियंस, वो भी एक बड़े जलवायु संकट का सामना कर रहे थे। और इसी संकट ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने इतिहास बदल दिया। उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं रहकर धीरे धीरे वक्त के साथ खत्म हो जाओ, या फिर एक अनजान सफर पर निकल पड़ो। एक ऐसा सफर जिसके आखिर में शायद मौत हो, लेकिन शायद जिंदगी की एक नई उम्मीद भी। और उन्होंने उम्मीद को चुना। और आज से करीब 65,000 साल पहले, कई पीढ़ियों के लंबे सफर के बाद, वो भारत की दहलीज पर पहुंचे।
उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो टोबा की भयानक तबाही से धीरे धीरे उबर रही थी। तो सवाल यह है कि वो यहां कामयाब कैसे हुए जहां होमो इरेक्टस नाकाम रहे थे? जवाब था उनकी टेक्नोलॉजी में। जहां होमो इरेक्टस के पास वो भारी भरकम कुल्हाड़ी थी, वहीं होमो सेपियंस के पास थे माइक्रोलिथ्स। ये छोटे, बहुत तेज धार वाले पत्थर के ब्लेड थे, जिन्हें वो भालों और तीरों की नोक पर लगाते थे। अब वो दूर से ही, बिना अपनी जान जोखिम में डाले, सटीकता से शिकार कर सकते थे। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी, उनकी पूरी सर्वाइवल किट ही अलग थी। उन्होंने भीमबेटका जैसी गुफाओं में अपने लिए कुदरती किले खोजे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आग का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया, और सबसे जरूरी, वो एक समुदाय में रहते थे, मिल बांटकर खाते थे। और यहीं से कला और सांकेतिक सोच की शुरुआत भी हुई। और जैसे जैसे माहौल बेहतर होता गया, इन नए लोगों ने न सिर्फ यहाँ जीना सीखा, बल्कि वो फले फूले भी। और इसी तरक्की ने इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े मोड़ की नींव रखी। वो मोड़ था खेती का आविष्कार और सभ्यता का जन्म। करीब 9000 साल पहले एक धीमी लेकिन क्रांतिकारी शुरुआत हुई। किसी शिकारी ने पहली बार भाला नीचे रखकर हाथ में बीज उठाया होगा। इंसानों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, उसे एक ही जगह पर उगाया जा सकता है। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। शिकारी किसान बन रहे थे और स्थायी बस्तियों की नींव पड़ रही थी। और फिर करीब 5000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो अपने समय से सदियों नहीं, हजारों साल आगे थी। जब दुनिया के ज्यादातर लोग कच्ची झोपड़ियों में रह रहे थे, यहां भारत में दुनिया की पहली स्मार्ट सिटीज बन रही थीं। यहाँ के शहरों की प्लानिंग कमाल की थी। दुनिया का पहला ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम था, और हजारों किलोमीटर तक फैले शहरों में एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। ये एक अविश्वसनीय रूप से मुनज़्ज़म और तरक्की समाज था। उनकी इंजीनियरिंग का लेवल तो सोचकर भी हैरानी होती है। शहर की सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के समकोण पर काटती थीं, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही संगठित और मजबूत शासन का सबूत था, जो आज के शहरी मानकों को भी टक्कर देता है। तो धूल में एक अकेले पद चिन्ह से शुरू होकर लाखों लोगों की एक महान सभ्यता तक का ये सफर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस ग्रह पर अपनी यात्रा के अगले अध्याय में इंसानियत अब कौन सी कहानी लिखेगी?